नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर उपस्थित है। यहां पे अभी कुछ देर पहले ही एक बड़ी जनसभा हुई है, एक बड़ी रैली निकली है और उसमें सारे ट्रेड यूनियन, जितनी ट्रेड यूनियन थी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन और जो स्कीम वर्कर्स हैं वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे और जो देश भर के तमाम ट्रेड यूनियनें हैं उसके नेता भी मौजूद थे। उनमें से कुछ लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। ये पूरे देश में कहा जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ मज़दूरों, किसानों और जो गरीब तबका है जिस पर लॉकडाउन के दौरान, चाहे श्रम कानूनों की वजह से, चाहे नौकरी जाने की वजह से, चाहे तमाम अन्य परेशानियों की वजह से या कोरोना के दौरान उनको जो मदद मिलनी चाहिए थी उसकी न मिलने की वजह से, वो सारे लोग, उनमें एक रिजनमेंट था और जिसकी वजह से ये कॉल दी गई थी और आगे भी इस तरह की चीज़ें चलेंगी। हमारे साथ सुचेता जी हैं। एक्टू से आप शायद संबद्ध हैं और एक्टू भी काफ़ी इस पूरे उसमें शामिल था और अपने दमखम के साथ आया था। कैसे देखती हैं आज का जो प्रदर्शन हुआ है या पूरे देश में जो सूचनाएं मिल रही होंगी आपको, कैसे देखती हैं इसको? देखिए, आज का जो प्रदर्शन था ट्रेड यूनियंस द्वारा और जो इतने मज़दूर साथी इकट्ठा हुए, ये एक तरीके से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन के दौरान जिस समय लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म कर देने का कोशिश है और प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि आपदा को अवसर में बदलना वो चाहते हैं और उनके लिए अवसर है कि आपदा के दौरान जितना जो मालिक हैं, जो पूंजीपति वर्ग है, जो धनी हैं इस देश में, उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए जितनी नीतियां हैं वो लॉकडाउन के दौरान लागू कर दिया जाए। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोग बाहर निकलने की स्थिति में नहीं हैं, लोग विरोध प्रदर्शन की स्थिति में नहीं हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, खाने पीने का लानत है। उस समय वो ये सारा काम कर रहे हैं। इसी लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने देखा कि कोल सेक्टर को पूरी तरीके से निजी हाथ में उठा देने के लिए सरकार ने नीतियाँ लाई, सरकार ने डिक्लेरेशन किया। देश का इतना बड़ा एक नेचुरल रिसोर्स उसको निजी लूट के हाथों सौंप दिया जा रहा है। वो जो कोयले के खदान का जो उसमें एक्सप्लॉयटेशन होगा तो होगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ जितने मज़दूर इस सेक्टर में काम करते हैं उनको निजी कंपनियों के हाथों उठाने का मतलब है कि नौकरी का कोई गारंटी नहीं है, मज़दूर अधिकार नहीं है। रेलवे जैसा इतना बड़ा एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको निजीकरण के हाथों सौंप दिया जा रहा है। और रेलवे एक चीज़ देखिए, ये सारी चीज़ें तो हम लोग लगातार रिपोर्ट करते रहे, जैसा आप लोग जानते हैं। एक बात मैं बताना छूट गई थी बात कि ये पिछले लॉकडाउन के दौरान एक ऐतिहासिक एक मोबिलाइजेशन है पूरे देश स्तर पर और जंतर मंतर पर भी हमने देखा है कि CA/NRC के बाद सीधे लॉकडाउन यहाँ जारी कर दिया गया और जंतर मंतर बिल्कुल सूना हो गया था। तो आज कुछ यहाँ पे वो हुआ है। लेकिन जो नारे दिए गए थे कि सेव इंडिया टाइप का, उसमें मज़दूर वर्ग का तो कुछ ऐसा दिखता नहीं है जो नारा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो सेव इंडिया का मतलब है कि आज के समय का जो लूट है, आज के समय का जो सत्ता है, ये सेव इंडिया और मोदी के सेव इंडिया में माने जनता में कैसे बात जा सकती है? मोदी तो सेव इंडिया नहीं कह रहे हैं, मोदी तो न्यू इंडिया कह रहे हैं। हाँ, माने वो भी सेव इंडिया ही कर रहे हैं ना, वो सेव इंडिया नहीं कर रहे हैं, वो सेव हिंदू कर रहे हैं। और हिंदू और इंडिया में डिफरेंस है और इस बात को अंतिम दम तक कहते रहना होगा। भारत और हिंदुओं में डिफरेंस है। कोई अगर कह रहा है हिंदू बचाओ और कोई कह रहा है देश बचाओ, इसमें डिफरेंस है। 9 अगस्त इस देश के इतिहास में उस दिन के बता दर्ज है जब इस देश के जनता ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी। उस देश को बचाना ज़रूरत है, उस देश को बचाना ज़रूरी है। वो जो देश का सपना उस समय लोगों ने देखा था, शहादतें दी थी, इतने बड़े साम्राज्यवादी ताकत के सामने उठ खड़े हुए थे, उस देश को बचाना ज़रूरी है। हम आप जो आज जिंदा हैं, एक आज़ाद देश में जी रहे हैं, जिस देश में अंग्रेज़ी हुकूमत नहीं है, जिस देश का संविधान हमको आपको समान अधिकार देता है, संविधान के तहत देता है, उस संविधान को बचाना ज़रूरी है। और अगर ये कहता है कोई आज के डेट में, तो उसके साथ नरेंद्र मोदी को मिलाना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी इस देश के गद्दार हैं, नरेंद्र मोदी उस इतिहास के गद्दार हैं। नरेंद्र मोदी आज इस देश को जो लूट रहे हैं उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। इस देश में 1857 हुआ था, कंपनी राज के खिलाफ हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। क्विट इंडिया हुआ था तो अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ हुआ था। और आज कंपनी राज भी चल रहा है,
पब्लिक सेक्टर को बेच दिया जा रहा है, एफडीआई को बुलाया जा रहा है, वही कंपनी राज, वही साम्राज्यवादी शोषण आगे लाया जा रहा है। जो मोबिलाइजेशन है इसमें आगे क्या देख रही हैं कि क्या और भी मोबिलाइजेशन की तरफ जाएगा, मजदूर वर्ग किसान साथ में आएगा? एकदम जाएगा, वो तो मजदूर वर्ग लगातार। आपको क्या लग रहा है लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जी टीवी में आके कहे कि कोई घर से ना निकले, और करोड़ लोग जब लोगों को खाना पीना नहीं मिला, लोग निकले ना? किसी ने सुना मोदी जी का बात? नहीं सुना। तो मजदूर वर्ग को पता है कब अपने हकों के लिए बाहर निकलना है, लड़ना है, वो लड़ेगा ज़रूर। हम लोग उनके साथ रहना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ संतोष जी हैं। संतोष, आप कई दिनों से आप देख रहे हैं हमारे साथ, आप एक जो रिपोर्टर्स ऑन व्हील्स का कार्यक्रम था उसमें भी साथ में थे, और पूरे गुड़गांव से जयपुर का एक मजदूर वर्ग का जो हालात आपने देखा। अभी आपने देखा कि यहाँ पे एक गैदरिंग हुई है, और आप खुद ही एक बात को एहसास कर रहे थे कि लॉकडाउन में ये एक तरीके से बड़ा ऐतिहासिक मामला है कि जब सारी सरकारें कह रही हैं कि घरों में रहिए और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आज ही पता चला है कि 50,000 से ऊपर 64,000 के आसपास मामले आए हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या इस तरह की जो गैदरिंग है, जो डिमांड रखी है, जैसा हमने अभी सुचिता जी से भी पूछा था, सेव इंडिया, और मज़दूर वर्ग को कितना ये जो नारे हैं कितना प्रभावित करेंगे, कितना आकर्षित करेंगे, भविष्य में कैसे उनको मोबिलाइज़ करेंगे? देखिए, मैं आज के गैदरिंग को ऐसे देख रहा हूँ कि पिछले 4 महीनों में दिल्ली देश में और पूरे दुनिया भर में प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन या इस तरह के किसी भी विरोध प्रदर्शन को बहुत डिस्करेज किया गया। एक तो रियल बीमारी है, उसमें बहुत सारे सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह की वैज्ञानिक बातें भी हैं, लेकिन इसी समय हमने देखा कि जब पूरी दुनिया भर में जब ब्लैक लाइफ मैटर्स के नाम पे अमेरिका में, फ्रांस में, बर्लिन में, जर्मनी में और अलग अलग जगह पे बहुत सी बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली गई, वैज्ञानिक चेतना के बावजूद और बाकी सब चीज़ों के बहुत सारे प्रिकॉशंस के बावजूद हमें ये नहीं भूलना था कि हमें जो दमन है, जो हमारे अन्याय है, जो इसी बीच में बहुत ही दमनकारी नीतियाँ लागू की जा रही हैं, उसके विरोध में हमें बाहर खुल के नहीं बोलना है। हम पिछले 2-3 महीनों में हम सारे संगठनों के लोगों, एक्टिविस्टों में एक निराशा थी कि भारत में उस तरीके से लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं या सड़कों पे उस तादाद में नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बात की आलोचना की कि सारा का सारा जो विरोध प्रदर्शन है वो ऑनलाइन और वर्चुअल वेबिनार सेमिनार में कन्वर्ट हो गया है, और अब लोगों की क्रांतियाँ शायद फेसबुक और जूम पे होगी। तो ये एक लेवल का क्रिटिक भी था, एक लेवल के, लेकिन आप खुद ही देखे हैं, आपके फुटेज में भी दिखाई देगा, कम से 1000 के आसपास के लोग, आशा वर्कर्स, सीनियर कॉमरेड, सीनियर ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट, बहुत सारे लोग, मतलब मैं खुद देखा हूँ कि कम से कम यहाँ 100 ऐसे लोग थे जो 60-70 साल के ऊपर के सीनियर ट्रेड एक्टिविस्ट थे। वो आए, बहुत अलग अलग तरह के ट्रेड यूनियन के धारा से आए, अलग अलग तरह की डिमांड थी, आप उनसे सहमत असहमत भी हो सकते हैं, बहुत सारे तरह की मतभेदता और है और मतभिन्नता भी है, इसीलिए इस देश में 100 से ज़्यादा ट्रेड यूनियन और अलग अलग फेडरेशन एग्जिस्ट करते हैं, वो सच्चाई है। हम उसको आज ये नहीं बोल रहे हैं कि वो सारा चीज़ एक साथ हो, लेकिन इस दौरान 4 महीनों में जंतर मंतर जैसा प्लेस जो प्रदर्शन का और विरोध का और रेजिस्टेंस का एक सिंबल हुआ करता था दिल्ली में, वो फिर से आज एक वर्कर्स मूवमेंट 9 अगस्त जो भारत छोड़ो आंदोलन के ऐतिहासिक दिवस पे दिया गया था, और उसमें बहुत सारे पर्चों और बहुत सारे, अगर नारों में आप जाएंगे तो बहुत सारे नारे, बहुत क्रांतिकारी नारे भी हैं कि आप ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करो, बहुत सारे, क्योंकि ये बहुत सारे 20-25 संगठन का अलग अलग था, तो सारे सेट्स दिखेंगे। आप बहुत सारे वक्ताओं ने भारत माता की जय से भी शुरू किया, बहुत सारे वक्ताओं ने सेव इंडिया भी कहा, तो आप के कंटेंट्स में और प्रदर्शन में, नारों में, बैनर्स में बहुत सारी विविधताएं थी, और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए कि आज के भारत के वामपंथी आंदोलन की, मजदूर वर्ग के आंदोलन की और पूरे सिविल राइट मूवमेंट के आंदोलन में एक डाइवर्सिटी है, और अभी हम उसका जैसे है हम उसको वैसे ही देखते हैं। बाकी अलग अलग संगठन आपने फिर दूसरे देखे कि उसी सड़क के दूसरे पार कंपैरेटिवली ज़्यादा रिवोल्यूशनरी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी 8-10 संगठनों का एक प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें हम खुद भी मासा के बहुत सारे संगठन शामिल थे। तो हमारी डिमांड उसमें ये थी कि जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन की वर्षों से चली आ रही रस्मी कवायद है, जो एक दिनी हड़ताल या एक दिनी विरोध प्रदर्शन है, उसको एक ही, अगर आप मासा के बैनर को या मासा के पर्चे को देखेंगे तो उसमें बस एक जो पहली लाइन है कि जो रस्मी
मज़दूर वर्ग की प्रदर्शन और विरोध की लड़ाई है, उसको एक जुझारू, लगातार, निरंतर मज़दूर वर्ग के संघर्ष में परिवर्तित करो। तो उसी से साबित होता है कि हम बस एक दिन के विरोधी प्रदर्शन से लगातार वर्किंग क्लास एरिया में, वर्किंग क्लास में ऐसा हो भी रहा है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ था मई में, तो 22 मई को इन लोगों ने एक कॉल दिया था, फिर 3 जुलाई को कॉल दिया था, और उसके बाद 9 जुलाई से 9 अगस्त तक मासा का एक पूरा वो चला ही, और 9 अगस्त को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। एक कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। आप देखिएगा कि जब जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो एक डर, एक हताशा, एक निराशा सब पे रही। भारत का जो हेल्थ सिस्टम है और बीमारी एक अलग तरह की साइकोलॉजी में आपको डालती है। तो लोग सड़कों पे निकलने से लोग बचे भी, लेकिन इसी दौरान देखें कि जब प्रवासी मज़दूर और लोगों ने अपने घर जाना शुरू किया तो बहुत सारे सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के कैडर अपने इंडिविजुअल लेवल पे, संगठनात्मक लेवल पे निकल के उसमें सहायता भी की, लेकिन उस तरह का बड़ा जुटान संभव नहीं था। उसका बाद में शायद लॉकडाउन के बहुत सी दिनों बाद एक विश्लेषण होगा कि हमारे सामूहिक चेतना पे, हमारे सामूहिक संघर्षों पे या हमारे सामूहिक प्रयासों पे एक इस तरह की बीमारी का डर क्या खौफ पैदा करता है। तो उसमें एक डर बना रहा। फिर उसके बाद लगातार देखें कि जब छटनियाँ शुरू हुई, 22 मई को एक बड़ा सा कॉल दिया गया, उसमें कंपैरेटिवली एक छोटी प्रोटेस्ट दर्ज हुई। फिर लगातार अलग अलग जगह पे एक सोशल मीडिया पे कैंपेन का दौर चालू हुआ जो बहुत ही इफेक्टिव रहा। फिर उसके बाद एक जून में रहा। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि इस पूरे जो फिर से एक नया उभार जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ गई हैं, एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि बीते दिनों में जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, जो उन्होंने आंदोलन खड़े किए, 2-2 दिन की आम हड़ताल की इस देश में, उसमें कुछ ऐसी सफलता नहीं मिली, बल्कि उल्टा हुआ कि मज़दूर वर्ग पीछे गया और मोदी और उनके जो कॉरपोरेट सहकर्मी हैं उनके साथ आगे बढ़ते गए। इसमें क्या नया है? माने मज़दूर वर्ग को क्या ऐसी उम्मीद जग रही है, सिर्फ अगर एका और लड़ाई की बात को छोड़ दें? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि जो संघर्ष हैं या पूरे ऐतिहासिक संदर्भों में आप देखिएगा 100, 200, 1000 सालों के संघर्ष इतिहास में, तो जो संघर्ष है वो लगातार एक कंटिन्यूटी में आगे भी बढ़ता है और कभी कभी पीछे भी जाता है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे एक क्वांटम लीप लेके या एक गुणात्मक परिवर्तन से रिवोल्यूशन और भी क्रांतिकारी आंदोलन बदल जाएंगे। लेकिन हाँ, ये हम लगातार आप देखेंगे कि लगातार जितनी स्थितियाँ ख़राब हुई हैं, जितनी वर्किंग और लिविंग कंडीशन ख़राब होती जा रही हैं, और जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के बरक्स हर एक फैक्ट्री, हर एक इलाके और हर एक बस्तियों में जो मज़दूरों ने अपनी चेतना के बल पे अलग अलग तरह के संघर्ष और आंदोलन खड़े कर रहे हैं, उसमें हो सकता है उसमें वो बहुत ही ट्रेडिशनल लेफ्ट मूवमेंट से ना भी आते हों, तो एक स्वाभाविक उभार है। उस उभार का पीछे बहुत रीज़न है, आप कारण है कि लगातार छटनी हो रही है, लगातार वेतन में कटौती हो रही है, जीने की स्थितियाँ इतनी ख़राब हैं, नारकी स्थिति में जी रहे हैं लोग की खुद की जो असुरक्षाएँ हैं या हेल्थ फैसिलिटी की जो मार है, उन सब में एक अंदर से एक विरोध प्रदर्शन इस सिस्टम के खिलाफ है। हो सकता है वो बहुत संगठित उस तरीके से नहीं रहा, लेकिन सिर्फ मज़दूरों के द्वारा, मज़दूरों के लिए, मज़दूरों के हित में कोई व्यवस्था हो, सिस्टम बदला जाए, ऐसी कोई मांग अब अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये चीज़ें उसी तरह से जा रही हैं, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है। लगातार संघर्षों में अलग अलग संगठन, अलग अलग एक्टिविस्ट, अलग अलग आंदोलन लगे हुए हैं और ये लगातार उसकी कंटिन्यूटी है जो इसको कहीं और पहुँचाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। हमारे साथ गोपाल जी हैं और आपसे आप मज़दूरों के बीच में काफ़ी समय तक काम करते रहे, थोड़ा आगे आ जाइए। आपसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि मज़दूर वर्ग में ऐसा क्या, क्योंकि लगातार हर साल आम हड़ताल का कॉल दिया जाता है, मज़दूर वर्ग को मोबिलाइज़ किया जाता है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी उसमें काफ़ी सक्रिय रहती हैं, मज़दूर वर्ग सड़क पे आता भी है, लेकिन वो हड़तालों में और प्रदर्शनों में भी वही उसका रवैया है जो उसके फैक्ट्री का रवैया है। यानी फैक्ट्री में जब तक रहेगा तब तक मज़दूर है, फैक्ट्री के बाहर मज़दूर नहीं है। यानी जब तक वो प्रदर्शन कर रहा है तब तक वो प्रदर्शनकारी है, लेकिन घर जाने के बाद वो उन चीज़ों से बिल्कुल अलग होकर के वो हिंदू, मुस्लिम और जो अलग अलग खांचे बने हैं देश में, उसमें बढ़ जाता है। क्या ऐसी चीज़ है जो मज़दूर वर्ग के विचारधारा के स्तर पर और उसके आगे बढ़ने में बाधक है? देखिए, पहले तो मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ जो मज़दूर वर्ग हैं उनके बारे में कुछ जो बुनियादी जो पहलू है
जो उसको दूसरे देशों से थोड़ा अलग करता है, यूरोप के देशों से, उसको थोड़ा समझना है। एक तो क्या है कि भारत में जिस तरह से औद्योगिकरण हुआ, जिस तरह से मजदूर वर्ग का उदय हुआ, उसमें कई सारे जो है आप कह सकते हैं कि सामंती जो प्रभाव है उसके संरचना में पहले से ही मौजूद है। दूसरा जो दिक्कत है कि हमारे यहाँ जो ट्रेड यूनियन आंदोलन हुए, उस आंदोलन में बुनियादी रूप से आप देखोगे कि वर्चस्व जो है संसदीय राजनीतिक पार्टियों का रहा, और उनका जो मूल काम रहा है अभी 1947 से लेकर अगर 2020 तक का भी देखेंगे, कंटिन्यूटी में एक चीज़ रही है कि वो बेसिकली एक ख़ास टाइप के वर्कर्स के लिए कुछ सुविधा हासिल कर लेना, वो सबके लिए नहीं बना। क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनियां यूनियनें थी वो असल में सार्वजनिक उपक्रमों में बनी, और उस सार्वजनिक उपक्रम असल में सरकार के हाथ में था, इसलिए अलग अलग पार्टियों ने उसको उस ट्रेड यूनियन का इस्तेमाल असल में अपने वोट बैंक के रूप में और अपने प्रभाव के लिए किया। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि खासकर उदारीकरण के दौर में वो कंपनियां सब ख़त्म हो रहा है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल जो वर्किंग क्लास फोर्स है उसकी जो फासला है वो कम होते जा रहा है। असल में सभी के लिए एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के रूल्स रेगुलेशंस टाइप का चीज़ें लागू होने लगी हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि इसमें दिक्कत ये हुई कि फॉर्मल सेक्टर्स में यूनियन सब ज़्यादा संगठित है, यूनियन संगठित है, लेकिन उसके लीडरशिप असल में जो मैं अब कह सकते हैं जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही है उस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ वो खड़े रहे हैं, डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, इम्प्लिसिटली हो, एक्सप्लिसिटली हो, लेकिन उनका वो पक्ष रहा है। अब ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि उनकी लड़ाई करने की जो ताकत है, नैतिक ताकत थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि आप जो है वही सब चीज़ें जो पॉलिसी सब ले आए हैं, अगर आप देखेंगे सेंट्रल ट्रेड यूनियनों का, उसमें जो है रोल जो है उनका असल में रिवर्स हुआ है। पहले BMSB जो है उसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में कुछ बोलती थी, उसके ट्रेड यूनियन काम लेकिन वही करते थे। इसके कारण से क्या है कि आपकी जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, उस पर एक जो है क्वेश्चंस मार्क है। और तीसरी जो बात है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जब ऑर्गेनाइज करने की कोशिश हुआ तब असल में पूरे दुनिया के पैमाने पर एक्चुअली वर्किंग क्लास मूवमेंट थोड़ा पीछे गया, इसको मानना है। खासकर 90s के बाद से जो है अब बोल सकते हैं पीछे गए, उसके बहुत सारे वैचारिक आधार है, लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की लड़ाई पिट गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की लड़ाई शुरू नहीं हो पाई। इस कंडीशंस में क्या हो रहा है कि असल में मजदूर वर्ग के सामने अगर ठोस एजेंडा नहीं दे पाते हैं, ठोस एजेंडा मतलब क्या है कि असल में आपका ये न्यू लिबरल फ्रेमवर्क में हम लोग जिसको साम्राज्यवादी फ्रेमवर्क बोलते हैं, एक्चुअली वर्कर्स राइट्स प्रिजर्व नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और जिस टाइप का आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स है उसमें असल में कोई भी राइट्स जो है फॉर्मल ट्रेड यूनियन के जरिए आप हासिल नहीं कर सकते हो। नहीं, ठीक है, ये आपकी बात विश्लेषण जो है वो आपके हिसाब से सही होगा। अगर कोई एजेंडा नहीं, माने सही एजेंडा नहीं मजदूर वर्ग प्रपोज कर पा रहा है, तो लीडरशिप नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? नहीं, मैं सोचता हूँ कि अभी असल में कई सारे पॉजिटिव फिनोमेना भी उभर के आ रहा है। एक तो मैं ये कह रहा था कि असल में जो अटैक है अभी वो सारे सेक्टर्स पे है, माने अब बेसिकली आप जो है थोड़ा बहुत फॉर्मल सेक्टर्स के जो राइट्स तो वो भी कटल हो रहा है। तो एक तरह से क्या कहते हैं ब्रॉडर क्लास यूनिटी का एक तो आपका ऑब्जेक्टिव कंडीशंस प्रिपेयर्ड हुआ है। एक सेकेंड बात ये है कि असल में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो असल में जो बड़ा जो आप देखते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर जिसको बोलते हैं, फैक्ट्री के रोज़गार के अलावा भी जैसे रेडी पटरी वाले दुकानदार, ये छोटे जो सेक्टर्स हैं, अभी असल में इनके ऊपर भी बहुत बड़ा लड़ाई है। और मैं मानता हूँ कि असल में ये एक्चुअली एक तरह से सेमी प्रोलेटेरियन है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको असल में इम्पीरियलिस्ट और फ्यूडलिज्म के कारण से उनको फैक्ट्री में रोज़गार नहीं मिला है। तो लड़ाई इनके ऊपर भी अटैक हो रहा है। तो असल में इन दोनों की अगर यूनिटी बन सकती है, जैसे मैं सोचता हूँ कि आपका जो है बेसिकली जो एंटाइटलमेंट के क्वेश्चंस हैं, माने एक सिटीजन्स राइट के रूप में जो लोग बात करते हैं, एक तो उस पर हो सकता है। दूसरा जो है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इस सारे चीज़ों को लेके बेसिकली इनका एक ब्रॉडर यूनिटी की पॉसिबिलिटी है। और मैं सोचता हूँ कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट के एक फेलियर जो रहा है, इस दोनों स्ट्रीम को मर्ज करने की कोशिश नहीं किया। मैं ये सोचता हूँ कि असल में जो रेडी पटरी वाले हैं, ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, असल में ये भी असल में अर्धसरवारा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसको लेनिन कहते थे कि गांव में जो छोटे किसान होते हैं वो खुद को शोषण करके जीवित रहते हैं, ये तबका भी असल में सेल्फ एक्सप्लॉयटेशंस करके जिंदा है।
और इनकी उत्पत्ति का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जो है उस टाइप का माने इम्पीरियलिज्म का कंट्रोल्ड एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, जिसके कारण से फैक्ट्री में रोज़गार सीमित है। तो ये असल में उसी का हिस्सा है, सरबराह का हिस्सा है। इसकी अगर यूनिटी होती है दोनों का तो एक माने कोई ऐसा नारा आप समझते हैं कि जो अब मान लीजिए सेव इंडिया का जो नारा था आज, हाँ नहीं, मैं सोचता हूँ कि असल में ज़्यादा अप्रोप्रिएट नारा होगा जो होगा असल में वर्किंग पीपल का यूनिटी। हाँ, ये एक होना चाहिए और उस वर्किंग पीपल के में जो है उसको सिर्फ वर्किंग क्लास पर बात ना करके वर्किंग पीपल को अगर हम उसको शामिल करेंगे तो मुझे लगता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो तस्वीर जो है वो उसको सामने ला सकता है। नयन है हमारे साथ जो मासा मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान है उसके एक घटक के रूप में ये भी रहे हैं। और नयन से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी 9 जुलाई से 9 अगस्त तक का एक कार्यक्रम हुआ जिसका आज समापन हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या रहा है और आगे की क्या रणनीति है इस पर अगर आप कुछ कह सकें। इम्पैक्ट इसका अच्छा रहा है। ये देश भर में करीब 15-16 राज्यों में लगातार 1 महीने तक कैंपेन रहा, जिसमें अलग अलग सेक्शंस मज़दूर वर्ग के उनके बीच में गए, बातचीत रखे और विभिन्न किस्म के कैंपेन किए। तो लॉकडाउन का जो स्थिति भी था और फ़िलहाल जो स्थिति है उसमें क्योंकि बड़ा प्रोटेस्ट प्रोग्राम टाइप का नहीं हो पा रहा है या होने से भी उसमें दसों सवाल आ रहा है वो वर्कर कितना पार्टिसिपेट करेंगे, तो जितना लगातार डिस्कशंस और लोगों में क्या बातचीत है वर्कर्स में ये जितना सामने आ रहा है तो उसमें से स्ट्रैटेजी और ये निकालना भी ये महत्वपूर्ण है। उस हिसाब से काफ़ी इम्पैक्ट अच्छा रहा है। पूरा महीने में आप देखोगे तो मतलब रूरल वर्कर्स से लेके इंडस्ट्रियल वर्कर्स, चाय बागान का मज़दूर और विभिन्न किस्म के जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनका सभी का पार्टिसिपेशन लगभग मतलब काफ़ी ठीक ठाक रहा है। अलग अलग वर्कर्स अपने अलग अलग मुद्दे से परेशान हैं, पहले भी रहे हैं अभी भी है, लेकिन ये परेशानी थोड़ा बदला भी है। तो आज कंक्लूड हुआ है आज का प्रोग्राम, जैसे यहाँ दिल्ली में भी कुछ लोग इकट्ठा होकर किए, गुड़गांव में प्रोग्राम बल्कि अभी साथी से बात किया था, काफ़ी अच्छा रहा। वहाँ पे हज़ार वर्कर्स थे, पुलिस भी थोड़ा रोकने का कोशिश किया लेकिन फिर फाइनली रोका नहीं, लोग चले ही गए आगे। और उसमें जो पार्टिसिपेशन भी था वर्कर्स का वो भी काफ़ी अच्छा रहा। अलग में राजस्थान वगैरह का भी बात अभी सुना साथियों से बात करके, उसमें भी नरेगा मज़दूर हो उनका जगह जगह में प्रदर्शन काफ़ी ठीक ठाक रहा। तो इस तरीके का रहा। आगे का रणनीति हिसाब से ये 1 महीने का 9 जुलाई से 9 अगस्त का कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो हम एक दिवस पे जिसमें मोबिलाइजेशन हो इसमें फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बल्कि लगातार निरंतर कुछ ना कुछ हो इसमें फ़ोकस करें। तो अभी एक जॉइंट मीटिंग है, उसके बाद में साल भर का एक प्रोग्राम लिया जाएगा जिसमें मजदूर वर्ग का जो फोकस नारा है, जिसमें ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर को किस तरीके से एकता लाना है, ऑर्गेनाइज में भी अनऑर्गेनाइज हिस्से को क्या वो करना है, मिनिमम वेज का चीज़ जो जनरल डिमांड है वो किस तरीके का और प्लेस हो सकता है आज के समय में, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का बात अलग अलग जगह बात हो रहा है, पूंजीपति वर्ग भी इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसको लेकिन दे नहीं रहा है, लेकिन यह है कि वो भी मजबूर हुआ है कहीं कहीं इस टाइप का बात करने के लिए। अलग अलग देशों में तो इसको मतलब पूंजीपति वर्ग का अपना मैगज़ीन इकोनॉमिक टाइम्स ही बोल रहा है कि दे देना चाहिए, तो वो लोग काफ़ी प्रेशर में है। यहाँ पे भी ये बात हो रहा है, लेकिन इसको अगर मजदूर वर्ग के दृष्टि से देखें तो कैसे होगा, इसमें फोकस करके हमें भी जनरल डिमांड्स के हिसाब से और स्ट्रांगली फोकस करेंगे, यही है। आप बस एक ब्रीफ में छोटा सा सवाल आपसे है कि कुछ आपको डिफरेंस लगा है व्यापकता के मामले में, क्योंकि सेंट्रल ट्रेड यूनियन बेसिकली जो है फॉर्मल सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं और उन्हीं के दम पर वो कहती हैं कि इतने लोग 1 करोड़ लोग या 10 करोड़ लोग आ गए हैं, सड़क पे आ गए हैं, लेकिन फॉर्मल सेक्टर है ही कितना, 5 से 6% के आसपास है। इनफॉर्मल सेक्टर का परसेंटेज जो है 96% के आसपास बैठता है। तो पहले ऐसा होता था कि जब भी कोई कॉल दी जाती थी तो फॉर्मल सेक्टर का तो दिखता था लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर नहीं दिखता था। इस बार क्या ऐसा कुछ दिख रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर के भी लोग जो हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, जैसा आपने कहा है कि मनरेगा मज़दूर से लेके स्कीम वर्कर से लेकर के, और तो उस तरीके से क्या ऑटो सेक्टर में भी लोग आए ही हैं, तो क्या कुछ फ़र्क, कुछ क्वांटम लीप कुछ दिखाई दे रहा है आज के? देखिए मतलब अगर आप दिल्ली और गुड़गांव ये 2 जगह का ही आज का प्रदर्शन का बस बात कर लें, यहाँ पे 1,500 लोग थे जिसमें से ज़्यादातर आशा आंगनवाड़ी महिलाएँ थी।
गुड़गांव का अगर बात करें 1000 में ही ज़्यादातर लोग आशा आंगनवाड़ी हरियाणा के वर्कर्स थे। तो ये तो इनफॉर्मल सेक्टर का बड़ा हिस्सा जो आ रहा है, वीमेंस क्वेश्चन उस हिसाब से सामने ला रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव लेबर का बात और सामने आ रहा है। तो इस हिसाब से इनका अगर मतलब पहले के मुकाबले अभी जो वर्कर्स मोबिलाइजेशन भी है, जिनका ऊपर डायरेक्ट अटैक है और जो मोबिलाइज हो रहा है वो ये हिस्सा है। अभी इनको लेकर रणनीति किस तरीके का हो, ये ट्रेड यूनियन का जिम्मेदारी है कि वो इसको और थोड़ा ठीक से समझे और इसको बनाए। तो पल्स है वैसे। हाँ है, और वैसे भी फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर का ये डिवीज़न बार बार इस पे जाना ये थोड़ा व्यर्थ टाइप लगता है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर मतलब वैसे भी छोटा होते जा रहा है, वो हर किसी को पता है। और अभी का बात नहीं है, 20 साल से ये हो ही रहा है, हो कि वो छोटा सा एक हिस्सा हो गया जिसमें परमानेंट वर्कर थोड़ा सा है। अभी इसी को ऑर्गेनाइज करते रहना, ये मुझे नहीं लगता ट्रेड यूनियन भी अगर प्रैक्टिकली सोचे वो मतलब इस पे ही सब स्ट्रेटजी बैठे रह सकता है। इसमें ये हिस्सा कम होते होते ही जा रहा है। गवर्नमेंट में भी जो लोग हैं वो लोग भी कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन होकर लगभग ख़त्म हो चुका है। बात दूसरे तरीके से हो सकता है कि कौन सा हिस्से में आपका काम करना स्ट्रेटेजिक है और जिसमें आपका फोकस डालना ज़रूरी है। तो उसमें फॉर्मल सेक्टर का भी एक हिस्सा आएगा, जिसमें कुछ वर्कर्स का की रोल आज के डेट में भी उतना ही स्ट्रेटेजिकली ज़रूरी है। ऑटो सेक्टर का आपने बात उठाया, उसमें अभी भी ऐसा है कि वो सेक्टर अगर आप कुछ वर्कर्स का जितना पावर है, वो जितना बैकवर्ड फॉरवर्ड उसका लिंक है, अलग अलग सेक्टर से जुड़ा हुआ रहता है, तो वो एक्ट करने से बाकी हिस्से में भी उतना ही ऊर्जा आता है या वो एक्ट करने के लिए मतलब कैपेबल होता है। तो उस हिसाब से उसका इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि उसका इंपॉर्टेंस कम हो गया है। अभी है कि वो बस कॉन्ट्रैक्ट में हो गया है, तो उसका तो वो तो अच्छा सिचुएशन है कि बाकी जो बड़ी आबादी है उसके साथ उसका स्थिति सामान्य होने का दिख रहा है। जब आप मारुति का भी हम बात करते हैं, जब 2011 का जो घटना 2011-12 का जो घटनाक्रम हुआ था जिसका सब जानते हैं, तो उसमें भी जो चीज़ गौरतलब है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट का डिवीज़न जो है वो कम था, इसीलिए ही वो लोग एक साथ एक्ट कर पाए। आज के दिन में वो डिवीज़न बढ़ गया है ये सब सेक्टर्स में। कुछ लोगों का तो उनका बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों का बड़ा हिस्सा का कम है, तो ये डिवीज़न बढ़ाते रहना चाहता है। लेकिन ये अगर प्रैक्टिकली डिवीज़न कम हो रहा है, ये विभाजन कम हो रहा है फॉर्मल सेक्टर के अंदर ही, तो ये यूनिटी होने का भी वो आता है। और इसीलिए ही ये बेसिस पे ही आगे का स्ट्रगल भी निर्भर करता है और करेगा भी। और ऐसे ही मुझे लगता है वह मज़दूर भी ऐसा ही समझ रहा है और ट्रेड यूनियन भी ये मतलब प्रैक्टिकली हो थियोरेटिकली हो जैसा भी हो, वो लोग को समझ के इसमें कदम लेने के लिए मजबूर हो रहा है। दूसरा एक वो बोलूँगा, दूसरा ही एकदम आप सेक्टर का अगर बात कर ले, जैसे टीचर्स का, यूनिवर्सिटी टीचर्स का, दूटा बहुत साल पहले तक भी एडहॉक का या गेस्ट वर्कर का उस तरीके का सवाल नहीं उठाता था, फॉर्मली रख देता था डिमांड में। आज के दिन में लास्ट 2 साल से आप देखो तो एडहॉक का ही स्ट्रगल पे पूरा चीज़ चल रहा है, बल्कि इतना मिलिटेंट स्ट्रगल यूनिवर्सिटी का भी दिखाई नहीं। तो जो वर्कर लोग अपने आप को मजदूरी नहीं समझता था, जैसे टीचर्स हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, तो वो लोग भी मजबूर हो रहा है कि खुद को मजदूर समझना, मतलब वो इनफॉर्मलाइज्ड हिस्सा हो रहा है। मतलब सभी का समान स्थिति है और ये स्थिति से कुछ नया उभरेगा, ये हमें उम्मीद है। और ये सब फार्मूला हमारे पास है या मासा के पास है या ट्रेड यूनियन के पास है, ऐसा नहीं है, मजदूरों के पास है होगा। और ये इवॉल्व होगा, ये हमें उम्मीद है। और इसका लक्षण दिख रहा है और इसी से सरकारें डर भी रही है, इसी से पूंजीपति डर भी रहा है। शायद ये यही कारण है कि मज़दूरों के बीच में सदगुरु जो हैं ट्रेड यूनियन, कुछ ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, उनके साथ एक वार्ता कर रहे हैं। आज ही मैंने वो पोस्टर देखा है और मज़दूर वर्ग में किस तरीके से 5 अगस्त को भाजपा और आरएसएस के पक्ष में उनको लाया जाए, मज़दूरों को लाया जाए, इसकी भी सरकार कोशिश कर रही है। क्योंकि सरकार परस्त अगर बीएमएस ट्रेड यूनियन को मजबूर होकर के आज के इस मोबिलाइजेशन में शामिल होना पड़ा है, तो ये समझा जा सकता है कि कितना प्रेशर है सरकार के ऊपर। क्योंकि सरकार जितना तेज़ी से कदम बढ़ा रही है, उसको इस बात का पूरा अंदेशा है कि मज़दूर वर्ग सिर्फ बैठा नहीं रहेगा, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर हो या इनफॉर्मल सेक्टर हो। ये चर्चा थोड़ी सी इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि एक राउंड अप लेना बेहद ज़रूरी है। आगे आने वाला, जैसा कि नैन ने कहा कि ये लक्षण दिखाई दे रहा है, एक ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है कि मज़दूर वर्ग रुकने वाला नहीं है और इससे आगे भी एक बड़ा प्रतिरोध कायम करेगा। वर्कर्स यूनिटी में आप जुड़े रहें, वर्कर्स यूनिटी के फेसबुक पेज और यूट्यूब पे और वर्कर्स यूनिटी के वेबसाइट पे खबरें आप देखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।